Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 29 of week number 10. We are on Boolean function. In yesterday class हम लोगों ने डिस्कस किया था simplification of Boolean expression or functions using Boolean laws and theorems. Okay. Now in today's lecture we will discuss the simplification of Boolean expressions or functions by Karnaugh map method और K-map method. सो आज का जो बेसिक लेक्चर है ये ऑलमोस्ट जो है आपका समर वेकेशन से पहले लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है. कल की क्लास में मैं आपको वीक नंबर 10 का नोट्स जो है उनको अपलोड कर दूंगा. सो ऑलमोस्ट ये आपकी लास्ट क्लास है, लेकिन सेकंड लास्ट लेक्चर आपका अपलोड होगा ये. इसके बाद एक लेक्चर और जो है टोटल वीक के जो नोट्स हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे. सो जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग कार्नोफ मैप, जिसको के मैप भी कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद यहाँ तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको समर वेकेशंस के दौरान आप सारा रिवाइज कर लें, और कोई इशू कोई मसला हो उन मसलों को अपने साथ लिख लें. इंशाल्लाह आफ्टर समर वेकेशन जो 10 अगस्त से 10 अगस्त से हमारी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अगर रीओपन हो गई रेगुलर क्लासेस, तो उसमें आप वो मसाइल मुझसे पूछ सकते हैं. अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो उस दौरान भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर समर वेकेशन. इसके साथ साथ 15 जून के बाद आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो कि टीचर्स के पास आपके 10 मार्क्स होते हैं, वो असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो अपलोड होगी. तो उसके लिए वीक नंबर 8 को स्पेशली 8 और 9 वीक के जो लेक्चर्स हैं उनको स्पेशली देखें और टाइम पे इस दफ़ा असाइनमेंट कर लें आप लोग. ठीक है, कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपके पास उसको सबमिट करने के लिए जो टाइम होगा वो फिर आपको मेंशन कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ आप लोगों ने जितना भी अब तक देखा है उसको आपने काफ़ी गौर से जो मेरी वीडियोस हैं उनको सुने, ताकि आपको पता लगे कि वो लेक्चर्स का कनेक्शन ये जो आज के लेक्चर्स हैं इससे कब हो गया. हम कार्नोफ मैप के बारे में आज जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं. आफ्टर समर वेकेशन इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो हम कार्नोफ मैप की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेकिन अगेन मैं बार बार क्योंकि आपको बताता हूँ कि कार्नोफ मैप का जो मेथड है इसको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें. जिस तरह आपने देखा हमने वीक नंबर 8 में बूलियन लॉज एंड बूलियन थ्योरम्स को पढ़ा, देन उनको प्रूफ किया. लेटर ऑन उनके मुख्तलिफ किस्म के प्रूफ यूज़ हुए तो हमें देन उनको दोबारा प्रूफ करना नहीं पड़ा. इसी तरह कल के लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन की यूजिंग बूलियन लॉज एंड रूल, तो आपने उन रूल्स को डायरेक्टली कॉल किया. अब आपने ये नहीं उधर देखा कि हम ये रूल कैसे होता है क्या होता है, विकास आपको ऑलरेडी पता है. इसी तरीके से आज हम कार्नोफ मैप किसने दिया, कब दिया और इसमें क्या होता है और इसमें मैप किस चीज़ को मैप कहते हैं और वो मैप 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स के लिए कैसे डिज़ाइन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन जब हम आफ्टर समर वेकेशन जब अपनी क्लासेस शुरू करेंगे तो कार्नोफ मैप का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें फिर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कार्नोफ मैप कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. वहाँ पर जब मैप बनाएंगे तो तन हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मैप कैसे बनते हैं और इस मैप की एंट्रीज कैसे होती हैं. सो आज के लेक्चर को इसलिए गौर से देखें और इसको याद रखना है, आपने इसको भूलना नहीं है. ओके, नाउ कार्नोफ मैप हमारा फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज कार्नोफ मैप. The Karnaugh map is introduced by Maurice Karnaugh in 1953. Is a grid-like representation of a truth table which is used to simplify Boolean algebra expression. A Karnaugh map has 0 and 1 entries at different positions. It provides grouping together Boolean expressions with common factors and eliminate unwanted variables from the expression. In a Karnaugh map, crossing a vertical or horizontal cell boundary is always a change of only one variable. Karnaugh map is also called a Witch diagram because it was first introduced by Witch. So Karnaugh map के बारे में आपको बता रहा है कि Karnaugh map is also called Witch diagram because it was first introduced by Witch. Witch नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको 1952 में तकरीबन डेट्स जो आ रही हैं 50, 52, 51, 52 ज़्यादातर लोग कहते हैं, तो 1952 में विच डायग्राम के नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया. लेटर ऑन इसी विच डायग्राम के मॉडिफाइड करके कार्नोफ ने 1953 में एक मॉडल दिया जिसको कार्नोफ मैप का नाम, कार्नोफ के ये साइंटिस्ट का नाम है,
उस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम कार्नोफ मैप रखा गया और इसको मोस्ट पॉपुलर नेम जो है इसका के मैप, इसको के मैप भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपके कंटेंट में जो लिखा दैट इज के मैप, के फॉर कार्नोफ मैप। सो ये इस बंदे के नाम पे रखा गया। इसने 1953 में इसको इंट्रोड्यूस किया। इसमें मोस्टली जो आपको टेबल नज़र आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सेल्स नज़र आएगा और इसमें जीरोस और वंस की एंट्री होगी। इस मैप के थ्रू जो आपके पास वैल्यूएबल टर्म्स हैं उनको रख के रिमेनिंग टर्म्स को डिलीट कर दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो लेटर हम लोग देखेंगे जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि आपको पता हो कि ये किस तरीके से अपना काम करता है। ओके, नाउ मजीद कार्नोफ मैप इज आल्सो नोन एज कार्नोफ के मैप is a two-dimensional form of the truth table drawn in such way that the simplification of Boolean expression can be immediately be seen from the location of ones in the map। इसमें क्या होता है कि इसको कार्नोफ मैप को के मैप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर मैप्स होते हैं जिसमें आपके फंक्शंस को या एक्सप्रेशन को लिखा जाता है और उसमें जो टर्म्स आपकी मौजूद होती हैं आपके क्वेश्चन में, जो फंक्शन के अंदर जो टर्म्स मौजूद होती हैं उनकी जगह वंस को पुट किया जाता है, जिससे आपको इजीली पता चल जाता है कि कार्नोफ मैप में कौन कौन सी एंट्रीज इस वक्त ऑन है, और जो मौजूद नहीं होती है उनकी जगह जीरो लिखा जाता है या उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा है कि कार्नोफ मैप में होता क्या है। द मैप इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट वन टर्म। हर स्क्वायर में एक टर्म होती है। आने वाले आगे मैं आपको कार्नोफ मैप में बताता हूँ कि हर स्क्वायर में एक टर्म कैसे होती है। Since any function can be expressed as the sum of min terms, it follows that a Boolean function is recognized graphically in the map from the area enclosed by those squares whose min terms are included in the function। जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि आपका जो भी फंक्शन या इक्वेशन है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म दोनों में आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी फंक्शन को जब वो मिन टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं आप उसको कार्नोफ मैप के स्क्वायर्स में हर टर्म को अलग अलग रिप्रेजेंट करके और जो है अपने फंक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं इन स्क्वायर्स के अंदर। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास कार्नोफ मैप के बारे में कि कार्नोफ मैप क्या कार्य है। सो हाउ टू डिज़ाइन और हाउ टू मेक अ टू वेरिएबल कार्नोफ मैप, बिकॉज आपको पता है हमारे पास वेरिएबल या वन के जो है वो तो आपके पास पता है कि आपके पास इतना ज़्यादा कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि वन वेरिएबल हो तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब टू वेरिएबल या किसी इक्वेशन में थ्री वेरिएबल या फोर वेरिएबल आता है तो वो हमारे पास जो है उनके लिए मैप कैसे डिज़ाइन होगा आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि बूलियन के फंक्शन और बूलियन के बूलियन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन लॉस एंड थ्योरम्स के अंदर ड्रॉबैक ये था कि अगर किसी को लॉस और थ्योरम नहीं याद तो वो डील नहीं कर सकता था उसके साथ। तो उन लोगों के लिए ये मेथड फिर इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ के अगर दो मेथड होंगे तो फर्स्ट मेथड में कोई ड्रॉबैक होगा तो थर्ड मेथड आएगा। इसी तरह इस मेथड में का ड्रॉबैक मैं आपको आखिर में बताऊंगा आफ्टर वीक नंबर 10-11 जब हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे कि ड्रॉबैक कहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से क्यून मैक्रूस से ला भी आ गया था। ठीक है, तो इस वजह से आपको हर एक जिस सब्जेक्ट में भी हो अगर किसी चीज़ के एक से दो मेथड है तो डेफिनेटली फर्स्ट मेथड में कोई ड्रॉबैक या कोई चीज़ रह गई होगी जो सेकंड मेथड में कवर की जाती है। ओके, नो अगर आपके पास एक इक्वेशन या फंक्शन में टू वेरिएबल्स हैं सो उसके लिए कार्नोफ मैप कैसे डिफाइन होगा। कार्नोफ मैप आपके पास पोस्ट और सोप दोनों एक्सप्रेशन के लिए डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर डिफरेंस होगा जो कि आपको क्लियरली पता है। बिकॉज अगर आपको पता है सोप में जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट का साइन लगता है और पोस्ट में जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता, तो ये डिफरेंस आपको पिछले लेक्चर से मालूम होगा, तो आपके लिए यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स की डेप्थ में हम नहीं जा रहे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लासेस में, तो आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में ऑलरेडी मालूम है। इसी तरह सोप और पोस्ट के बारे में मालूम है। यही मैं कह रहा था आपको लास्ट फ्यू लेक्चर्स में कि हम जो टर्म्स पढ़ रहे हैं इनको आने वाले लेक्चर्स में जब ये यूज़ होगी तो आपको ये ऑलरेडी मालूम होगी कि ये सोप एंड पोस्ट क्या है। क्लियर। सो टू वेरिएबल, अगर आपके पास टू वेरिएबल हैं डेट इज एक्स और वाई है, या आपके पास ए बी है, या कोई भी वेरिएबल है, उनके लिए अगर कोई एक्सप्रेशन में टू वेरिएबल है और वो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है तो उसके लिए कार्नोफ मैप इस तरीके से बनेगा कि आप एक स्क्वायर बना लेंगे। उस स्क्वायर में आप लोगों के पास क्योंकि पता है टू वेरिएबल है तो टू पावर एन फार्मूले से 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है और आपको मालूम है कि पॉसिबल कम्बिनेशन 0 0
0 1 1 0 एंड 1 1 है। तो अगर सोप एक्सप्रेशन है तो आपको पता है इस 0 0 के लिए आप क्या लगाएंगे, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, y कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर a भी वेरिएबल है तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये देखें हमारे पास जो टेबल बना है उसमें हमारे पास देखें टेबल बना लिया स्क्वायर से, और a और b हमने दो वेरिएबल हैं, x y भी दे सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको x y में तो मसला नहीं है। तो पहली टर्म 0 0 है, तो 0 0 के लिए हम लोगों ने इधर 0 और ये 0, यहाँ पर देखें टेबल कुछ बुक्स में यूं भी बना होगा 0 एंड 1, ये भी पहला 0 है रो, एंड ये सेकंड रो जो है 1 है, पहला कॉलम 0 और 1। ये हमेशा इसी तरह होगा फॉर सोप एक्सप्रेशन। और सोप में 0 के लिए a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और 1 के लिए सिंपल होगा। इस तरह b के लिए 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और b 1 होगा। तो अगर आप इधर देखें 0 0, और आपको पता चल गया पहला बॉक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, 0 इधर से भी और 0 इधर, तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, या आप इसको 0 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको 0 और 1, बिकॉज रो 0 है और कॉलम 1 है। इसी तरह ये कॉलम 1 है और सॉरी रो 1 है और कॉलम 0 है। इसी तरीके से ये कॉलम 1 है और रो भी 1 है। तो आपके पास आ गया, तो आपके पास देखें ये वाले आपके पास सिंपल वैल्यूज आ गई, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, फिर इधर से ऊपर क्या है a और b कॉम्प्लीमेंट रो है आपकी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास a कॉम्प्लीमेंट कॉलम है और b रो है। इसी तरह a आपके पास कॉलम है और b आपके पास रो है। तो ये आपके पास सोप एक्सप्रेशन के लिए सिंपल सा कार्नफ मैप बनाने का तरीका बना दिया कि मैप बनेगा कैसे। अब अगर कोई क्वेश्चन में इनके कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन या फंक्शन बना होगा, कोई क्वेश्चन में फंक्शन या एक्सप्रेशन आपको दी गई होगी, तो देन इसको हम सॉल्व करने का तरीका बाद में करेंगे आफ्टर वेकेशन। तो जस्ट अभी आपको जो है मैप बनाने का तरीका सिखा रहे हैं कि मैप बनेगा। इसी तरीके से पोस्ट एक्सप्रेशन के लिए कार्नफ मैप जब बनाएंगे तो पोस्ट में भी आपको पता है कॉम्बिनेशन वही है, हमारे पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लगता है, वहाँ पर 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी देखें ये 0 और 1 ही है, और ये 0 और ये 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट है। और इधर भी यही इक्वेशन है, 0 0 आएगा, इधर आ जाएगा 0, ये 1 आपके पास है, ठीक हो गया ना, ये आपके 1 0, उसके बाद आपके पास आ गया 0 1 और 1 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से कॉलम्स की एंट्री है। तो आप लोगों ने इसको देखना है कि ये आपसे गलत ना हो जाए, ठीक हो गया। 0 0 आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ कर ली थी। अच्छा है, ये आपके पास ये जो है हमारे पास इस एंट्रीज को देख लें, ओके, इस एंट्री को देखें, यहाँ पर ये a 1 है और b कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो इधर जो है ये 0 है और ये 1 है, ठीक हो गया। बाकी एंट्री से आपके पास इसी तरीके से है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लें कि इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल जो कार्नफ मैप है और फॉर पोस्ट एंड सोप एक्सप्रेशन वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। एंट्रीज देखें ऑलमोस्ट वही है, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये इसको आपको कॉम्प्लीमेंट से इनकी वैल्यूज़ को डाले गए, क्योंकि यहाँ पर आप पहले 0 1 नहीं, हमने पहले इसको पढ़ लिया था 0 1, तो वो 0 1 भी पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि पहले a वेरिएबल है तो फिर ये 1 0 ही कर लें, क्योंकि वो 0 1 पढ़ने से हमने पहले इसको पढ़ लिया था। लेकिन उस वक्त फिर आप b कॉम्प्लीमेंट a लिखें तो तब बात सही होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग अपना जो फॉर्मेट है स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते तो इसके लिए हम ये 1 0 है, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट चेक कर दें, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास जो है सोप और पोस्ट के लिए कार्नफ मैप जो है 2 वेरिएबल के लिए डिज़ाइन किया। इसी तरीके से हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए कार्नफ मैप जब हम डिज़ाइन करेंगे तो कार्नफ मैप के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा आपके पास 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 आता है। तो 8 में आपने 8 वाला टेबल आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले 8 में जो 8 वीक के अंदर जो चैप्टर में हमने 3 वेरिएबल किया था वो इसलिए किया था कि हमें आगे इशू ना है। इसी तरीके से हमने मिड टर्म और मैक्स टर्म के लिए जो टेबल बनाया था लास्ट स्लाइड ऑफ दी वीक नंबर 27 है कि 20 लेक्चर नंबर 27 है या 26, उसमें हम लोगों ने ये पूरा टेबल बनाया। तो हमें टर्म्स ये सारी मालूम है कि ये हमारे पास
इस तरीके से टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को, थ्योरीज को, ताकि आगे जब ये आए तो हमें ये मसला ना है। तो इस तरीके से ये टोटल 8 एंट्रीज आपके पास आती जाएगी। नाउ अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये ए बी सी कोई भी हो सकते हैं, तो आप देखें 2 वेरिएबल्स को इस साइड पे ले लेंगे, तो एक इसके लिए आप एक मैप बना देंगे 4 स्क्वायर्स का, ठीक है, 1 2 3 4 एक लाइन पे और 1 2 3 4 दूसरी लाइन में, तो टोटल आपके पास 8 है, तो 8 स्क्वायर्स का आप लोग बनाएंगे, हर लाइन में 4 स्क्वायर्स हो गए आपके पास। सो ऊपर आप पहले 2 वेरिएबल ले लें, कुछ बुक्स में ये आपको मैप यूं भी नजर आएगा, तो वो भी ठीक है, वो भी कोई गलत मैप नहीं होगा, उसमें इस तरीके से ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल इस तरह बना हो या उस तरह एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये जो इसमें टर्म्स हैं, सोप है तो ये मेन टर्म्स कहलाएगी, और ये अगर पोस है तो ये आपके पास मैक्स टर्म कहलाएगी। सो टेबल जिस तरीके से भी हो, एंट्रीज को आपने देखना है कि एंट्रीज उसमें कैसी है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले को कह रहे हैं, कुछ जगह पर वर्टिकल है, तो आप वर्टिकल भी देख रहे तो वो कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हम इसको फॉलो करेंगे अपने आने वाली क्लासेस के अंदर। तो 2 वेरिएबल ए भी ऊपर ले लिया, सी नीचे ले लिया, सी में 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्प्लीमेंट या सी, तो ये आपके पास पहले करेक्ट आप कर लिया। उसके बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि आपके पास 0 0 सी के देखें 0 या होगा और या 1 होगा, इसी तरह इधर जब होगा तो 0 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेन बात है वो याद रखने की वो है कि वो लास्ट जो आपका कॉलम है, ये आपके सेकंड लास्ट कॉलम के साथ चेंज हो गया होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं और आपके पास यहाँ पर ये जो 0 0 था, 0 1 था, इसके बाद 1 0 आना चाहिए था, तो 1 0 इधर आ गया इस दफ़ा, क्योंकि ये लास्ट कॉलम सेकंड लास्ट कॉलम के साथ चेंज हो गया। तो ये इस वजह से, ये बात को आपने याद रखना है, ये इसमें एक मेन बात है जिसको आप लोगों ने फोकस करना है जिसके ऊपर, और यही इसके अंदर एक टेक्निकल बात है जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और ये क्यों है, बिकॉज ये कार्नफ ने इसको इस तरह बनाया है, तो ये इस जैसा ही है, ठीक है। तो उसने सेकंड लास्ट कॉलम को लास्ट कॉलम के साथ चेंज किया, बाकी कॉलम अपनी जगह पर है। इनमें जो वैल्यूज हैं वो सारी आपको नजर आ रही हैं, देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट ये वाली है, ये दो जो वैल्यूज हैं ये अपनी अपनी इनको बताने के लिए देखें, ये इसमें ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें सब में सी कॉम्प्लीमेंट है और ऊपर से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, बाकी सी कॉम्प्लीमेंट में इसमें सारी लाइन में जो है वो सी लगा है और इसी तरह ऊपर से ए कॉम्प्लीमेंट बी, बाकी टेबल आपको बनाना आता है। तो ये जस्ट आपको एक कार्नफ का टेबल बनाने का तरीका बता रहे हैं। बाकी फिर इन 8 टर्म में से अगर फंक्शन में कोई एक टर्म भी हुई, 3-4 टर्म हुई, तो फिर उसके मुताबिक क्या करना होगा वो हम आने वाले फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको फिर पूरा एक फॉर्मेट बताया। अभी जैसे आप मैप बनाने का तरीका सीख लें। इसी तरीके से पोस्ट एक्सप्रेशन है, तो पोस्ट एक्सप्रेशन में भी सेम कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1, देन ये लास्ट दो आपस में जो है चेंज हो गए, तो ये आ गया 1 1 एंड ये आ गया 0 1, क्योंकि आपको पता है 1 0 सॉरी 1 एंड 0, जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट और सोप के अंदर मिन टर्म यहाँ पर सोप में और मैक्स टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। 0 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता और इधर 0 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लगता है, ठीक है। और इधर भी आपके पास 0 है और 1 है, तो इस दफ़ा देखिए यहाँ पर ये सी के लिए 0 है, इधर सी के लिए जो 0 के लिए सी कॉम्प्लीमेंट है और इधर 0 के लिए सिंपल सी है। बाकी वैल्यूज टेबल में उसी तरीके से हैं और ये जो टर्म्स कहलाते हैं मैक्स टर्म कहलाते हैं और ये मेन टर्म्स कहलाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने गौर से देना है। आपको इस लेक्चर को समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को ज़रूर आप लोगों ने वीडियोस चेक करनी है ताकि आपको सोप पोस्ट मेन टर्म मैक्स टर्म इनके बारे में और ये जो टेबल में टर्म्स हैं इनके बारे में पता हो। तो ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, टेबल की एंट्री इस तरीके से आपके सामने आ सकती है। तो आप लोगों को कार्नफ मैप के ये मैप बनाने आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल मैप हुआ तो 3 वेरिएबल्स हुए तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल वाला मैप बनाए। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 वेरिएबल का जिक्र बार बार हुआ फंक्शन के अंदर तो हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में 4 वेरिएबल का जिक्र हुआ तो हम 4 वेरिएबल वाला मैप बनाएंगे। उसके लिए जो है हमारे पास, अब जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसके 2 पावर n में अगर 4 है तो 2 पावर 4 हो गई एंड 2 पावर 4 से आपके पास जो है 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब वो जो हम 0 0 0 करते थे, ठीक है, अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा 0 0 1,
ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 0 0 1 0 और इससे पहले आपके पास 0 0 0 0 4 0, यानी हर एक टर्म में आपके पास 4 वेरिएबल आएंगे। तो उस तरीके से आपके पास बनेगा। बाकी आपने 4 वेरिएबल है, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो या ए बी सी डी हो, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ए बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वही बाकी है, ये हम सब के लिए बना रहे हैं। तो 0 0 कम्बिनेशन, 0 1 कम्बिनेशन, ये 1 1 हो गया और दिस इज़ 1 0। इसके लिए यहाँ पर भी 0 0 कम्बिनेशन, 0 1 कम्बिनेशन, यहाँ पर 1 1 अप और यहाँ पर 1 0। यहाँ पर भी बात ये रखनी है कि जिस तरीके से हमारे पास 3 वेरिएबल में सेकंड लास्ट कॉलम से चेंज हो जाता है, इसी तरीके से 4 वेरिएबल में सेकंड लास्ट कॉलम से चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपस में चेंज हो गए हैं एक दूसरे से, और इसी तरीके से सेकंड लास्ट रो के साथ भी चेंज होती है। ये मेन बात है जो 4 वेरिएबल के लिए आपने याद रखनी है कि सेकंड लास्ट कॉलम जिस तरह 3 वेरिएबल में लास्ट कॉलम के साथ चेंज हो रहा है वो तो हो रहा है, इसी तरीके से जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट रो है वो सेकंड लास्ट रो के साथ चेंज हो गई है। तो देखें ये कम्बिनेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये इसमें याद रखने वाली बात है कि ये बात और ये बात, इसमें ये दो बातें जो हैं आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी इसमें जो भी ऊपर वेरिएबल हर बॉक्स के साथ जो वेरिएबल कनेक्ट है वो लिखें। देखिए आप सी कॉम्प्लीमेंट है, इन सब में ये वाले कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, इधर सी कॉम्प्लीमेंट डी है, इन सब में सी डी का, इसमें सी डी है। फिर इसी तरह कॉलम की एंट्री इसी तरीके से लिखेंगे। तो बाकी टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप बना सकते हैं, लेकिन आपके ये कम्बिनेशन अगर ठीक हो गए तो आपका कोई भी मैप जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग ज़रा सा इसको जो है स्टडी कर लें और डिटेल में देख लें। इसमें कोई इशू हो मुझसे पूछ लें। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम लोग जो है जब 4 वेरिएबल का क्वेश्चन करेंगे उसमें यही मैप बनाना होगा। अगर आपको मैप बनाने आता होगा तो देन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? नो, पोस्ट के लिए भी सेम चीज़ है। हमारे पास अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास मैप जो है वो 16 कम्बिनेशन का बनेगा। और 16 के लिए आपके पास जो है, अगर आप याद हो तो मैंने आपको टेबल बना के दिया था, उसमें मैंने मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के लिए इसमें देखिए 4 हर एक में एंट्री आएगी और उसमें जो वैल्यूज होगी वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल टेबल बना के उसमें बताऊंगा कि ये हमारे पास इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें आपके पास 1 से लेके 16 तक, 0 से लेके 16 तक टोटल एंट्रीज होती हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने ध्यान में याद रखना है कि इसमें 4 हैं तो 16 बॉक्सेस बनेंगे। और अगेन इसमें भी मेन बात यह है कि सेकंड लास्ट कॉलम के साथ और सेकंड लास्ट रो के साथ चेंज हुई है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी जो टेबल के साथ मिन टर्म्स को मैक्स टर्म को हम यूँ लिखते हैं वो इसी तरह है। इस दफ़ा देखिए मैंने इसके अंदर ये वाली टर्म्स रखी हैं, बिकॉज जो टर्म्स ज़्यादा होती हैं तो आपके पास टेबल्स में एंट्री सख्त होती हैं। तो हमारे पास मैंने आपको जो 27 नंबर लेक्चर है, 26 नंबर लेक्चर के लास्ट में एक टेबल में आपको 8 वेरिएबल के लिए बनाया था। उसमें मैंने आपको देखा 0 से लेके 7 तक में 8 तक के लिए मैंने आपको M0 M1 M2 M3 M7 तक की टर्म्स बताई थी। इसी तरह जब 16 होगी तो वो M0 से शुरू होगी और M16 पे ख़त्म होगी। तो आप देखें M0 ये आपकी पहली, इस टर्म को शॉर्ट हैंड में आप लिखें तो M0 लिख लिया, M1 M2 नीचे और M3, फिर M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 11 12 13 14 एंड 15, 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास दार है। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में देख लें, ये कोई हमने इतनी नई बात इसमें नहीं है। इसमें अगर आप इसके लिए लिखें तो आपको मिन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि मिन टर्म्स जो है वो स्मॉल m से हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास असल में M0 है, ठीक है, और ये हमारे पास स्मॉल m में M1 है। ठीक हो गया? और ये आपके पास क्या है M2 और ये आपके पास क्या है M3, लेकिन ये स्मॉल m है। और यही चीज़ यहाँ पर भी सेम फॉलो हो रही है, लेकिन ये कैपिटल M से। तो मैक्स टर्म है तो कैपिटल और मिन टर्म होगी तो स्मॉल से। तो अगर आप हम लोग आगे अपनी क्वेश्चन को इजी और शॉर्ट जल्दी करने की खातिर हम सम टाइम ये इतनी बड़ी टर्म्स को नहीं लिखते। अगर हमारा कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाता है कि ये टर्म्स किसके इक्वल हैं तो हम इन टर्म्स की जगह ये शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। और ये आगे हमारे पास आएगा भी किसी क्वेश्चन में कि अगर आपको ये टर्म्स दी गई हुई हैं, यानी एक फंक्शन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि फंक्शन जो है वो इक्वल टू है M0 है प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा ज़्यादातर, और वो M2 है प्लस डॉट M3 है।
तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो है ये कैपिटल एम है, तो ये पोस्ट प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है, और उसके अंदर जो ये जो बड़े कैपिटल वाला है उसमें मतलब ये टर्म है, ये टर्म का मतलब है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, M2 का मतलब है a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ठीक है। उसी तरह M3 का मतलब ये वाली टर्म है। तो इन टर्म्स को फिर आप लोग लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक टेबल हम बना लेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हर एक टर्म की किसके इक्विवेलेंट है उसको हम लोग करेंगे। फिलहाल ये मैप को आपको ड्रा करना आना चाहिए, और इसमें ये याद हो कि सेकंड लास्ट कॉलम के साथ और सेकंड लास्ट रो के साथ इंटरचेंज होती है। ये आपके पास मेन बात है जिसको आपने याद रखना है। बाकी ऊपर कॉम्बिनेशन वही है इसके भी, ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास 0 1 है, ये आपके पास फिर 1 0 है, बिकॉज ये चेंज होगी, और फिर ये 1 1 है। इसी तरह ये भी आपके पास 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 0 है। सो इधर आपके पास उस पिछले जो आपके पास है सोप के साथ, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि वहाँ पर 0 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लगता है और यहाँ पर 0 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता। बाकी इसके अंदर वही टेबल की एंट्रीज हैं जो कि हमारे पास फॉलो हो रही हैं 2 3 और 4 वेरिएबल्स के लिए। सो उम्मीद है ये आपके जहन में बात क्लियर हो गई होगी कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के लिए मैप्स को कैसे ड्रा करना है। तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है गौर से, और इसके लिए अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इशू आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये मैप बनाना आपको आ जाएगा। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब हम मैप ड्रा करेंगे तो फिर हम मैप के ऊपर डिस्कशन ही करेंगे कि मैप कैसे बनाए। उसमें फिर जो मैप में एंट्रीज होगी और उस एंट्रीज के साथ क्या करना है कि हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर लें, उसके ऊपर फिर हमारा फोकस होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मजीद एक 5 6 और स्टेप्स हैं, तो वहां पर हम मैप बनाने के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। उधर मैप बना के और उसके बाद उसका क्या फायदा हासिल करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर होगी बात। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अभी से कि अगर आप हमारे पास कोई मैप आता है तो हम उसके लिए कैसे एंट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, ये आपके पास के 2 वेरिएबल है और आपके पास ये 0 0 0 1 1 0 1 1 चैप्टर नंबर 2 में इफ यू रिमेंबर कि हमने लॉजिक गेट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था और हमने कहा था ये टेबल हमें यूज होंगे। तो देखें अभी तक ये यूज होते जा रहे हैं हमारे वीक नंबर 10 तक। इनके लिए अब ये इधर तो इसने एग्जांपल में ये लिखे, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं अगर मिन टर्म मैक्स टर्म इधर नहीं डिफाइन, इसलिए आपने आप इधर M0 M1 M2 M3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल M0 M1 M2 भी लिख सकते हैं। तो वो इसने इधर WXYZ दिया तो इसने बताया कि देखें WXYZ अगर मैं टेबल में डालूं तो वो इस तरीके से है, क्योंकि देखें 0 0 है तो 0 0 इज इक्वल टू W, तो देखें 0 0 W, 0 1 इज इक्वल टू X, तो ये X, 1 0 जो है इक्वल टू Y, तो ये Y है और ये Z है। उसके बाद इसने इधर वैल्यूज भी डालनी है, तो देखें 0 0 से आपके पास जो है जो एंट्री, अब ये कह रहा है नाउ वी विल मेक अ कॉलम मैप फॉर द अबव ट्रुथ टेबल। ये हमने टेबल बना लिया। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास वो कह रहा है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक पॉइंट एग्जांपल सी है, तो वो कह रहा है फंक्शन इज इक्वल टू W है और कह रहा है W है और प्लस वो कह रहा है उसके साथ Z। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कोई इधर एग्जांपल में से लिया है तो उसके मुताबिक ये टर्म मौजूद है फंक्शन में और ये टर्म मौजूद है, तो 1 1 डालेंगे और जो टर्म मौजूद नहीं होगी उसके लिए आप लोग 0 लिख लेंगे और या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये बात आज भी मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा कि जो टर्म्स आपके क्वेश्चन फंक्शन में मौजूद होगी उसकी जगह आप 1 डाल देंगे और जो टर्म मौजूद नहीं होगी उसकी जगह या 0 डाल लें और या खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसको क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप जब टर्म्स को लिख लेंगे, अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं शुरू किया, जस्ट समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के और क्या करना होता है। इसके अलावा अगर आपने एक टर्म के अंदर एक टेबल के अंदर जब सारी एंट्रीज कर दी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या होता है उनका लूप बनाना होता है, यानी ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग भी 2 पावर n फार्मूला होता है, यानी आपके पास जितने भी टर्म्स हैं 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का बनेगा, ठीक है, फिर 6 का नहीं बनेगा, 8 का बनेगा, फिर 16 का बनेगा। बड़ा ग्रुप से हम पहली कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, ठीक है, फिर छोटा ग्रुप आए। तो आपके पास 2 पावर n फार्मूले में 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा, 8 का बनेगा, 16 का बनेगा। 6 का ग्रुप नहीं बन सकता,
10 का नहीं बन सकता, 11 का नहीं बन सकता, 5 का नहीं बन सकता, 3 का नहीं बन सकता, 12 का नहीं बन सकता, 14 का नहीं बन सकता, बिकॉज 2 पावर n फार्मूले के मुताबिक आपके ग्रुप्स बनेंगे। और इसी तरीके से जो टर्म्स मौजूद होगी, जो टर्म्स 1 होगी, उनका ग्रुप बनेगा, 0 1 का ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो यही आपको बता रहा है कि ये रॉन्ग ग्रुपिंग है, कि अगर आप ये ग्रुपिंग करें तो ये ग्रुपिंग रॉन्ग है, ये आपको इसलिए कह रहा है। इसी तरीके से आपके पास ये टर्म मौजूद है, तो इसमें आप 3 का ग्रुप देखें नहीं बना सकते, तो ये ग्रुपिंग भी रॉन्ग है। ठीक हो गया, ये आपके पास सारी रॉन्ग ग्रुपिंग बता रहे हैं। ठीक हो गया कि ये नहीं बना सकते आप। इसी तरीके से आप इस तरह क्रॉस में जो है ये ग्रुप भी नहीं बना सकते। तो ये आपको बता रहा है कि फ्यूचर में जब आप लूप्स बनाएंगे तो लूप आप इस तरीके से नहीं बना सकते। क्लियर होगी? तो देखें, आप 0 1 की लूप नहीं बना सकते, या 0 और ब्लैंक खाने की लूप नहीं बना सकते, इसी तरह 3 की लूप नहीं बना सकते। इसी तरीके से क्रॉस में अब ये 1 1 की लूप तो बनी हुई है, 1 1 की लूप तो है, लेकिन ये क्रॉस है तो क्रॉस में भी लूप नहीं बनेगी। ये अपने ध्यान में रखने, ये बातें आप रख लें। हाउएवर, अगर आपके पास इस तरीके से ये है तो ये एक जब है तो ये एक प्रॉपर लूप कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 की लूप बनी हुई है, तो 2 की लूप आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप इन दोनों की लूप भी बनाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों की लूप, तो इसमें आपके पास 3 लूप्स बन सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये ख्याल रखना है कि आपने किसी पेयर को जो 1 वाला है उसको अकेला नहीं छोड़ना, 2 का जरूर बनाना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसी तरीके से ये आपके पास यहाँ पर भी देखें, ये लूप बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये लूप भी बन सकती है, और उसके बाद ये लूप भी। तो एक उसमें हमारे पास मल्टीपल लूप बनेगी, लेकिन प्रॉपर 2 की लूप होगी, 4 की लूप होगी, 8 की होगी, या 16 की होगी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्रॉस में लूप, अब ये क्रॉस में लूप आप जो है ये नहीं बना सकते, अगेन आपको। ठीक हो गया। उसी तरीके से आपके पास अगर अब ये इसमें ये लूप बनी है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमें ये क्या बताया गया है, रूल ये है कि आप सबसे पहले बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं। तो ये एक प्रॉपर ग्रुप है कि ये एक सबसे पहले अगर 4 का बन रहा है एक जैसा, तो 4 का बनाएं, बजाय इसके कि आप 2 का अलग अलग बनाएं। ज्यादा वो लूप्स बनाना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर एक बन सकती है तो हमने एक लूप बना दी, और उसके बाद हम इसकी ये एक लूप, और उसके बाद ये एक लूप बनाए, तो टोटल 3 लूप। इस तरह अगर हम देखें तो 1 2 उसके बाद ये और ये बनाए, तो ये थोड़ा इनसफिशिएंट ग्रुपिंग है। तो ये हमारे पास एक करेक्ट मेथड है। ठीक हो गया। लूप्स जब हम बनाएंगे कार्नफ मैप में, और लूप कब से बनी, एक क्वेश्चन जो मौजूद होता है उसकी लूप बनाएंगे, वो हम फिर आगे फिर पढ़ेंगे। अगेन रूल 5 बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी लूप ना बनी हो और हर एक पेयर अलग अलग हो, देखो इफ वन ऑफ एनी सेल कैन नॉट बी ग्रुप विद एनी अदर सेल, इट विल बी एक्ट एज अ ग्रुप इटसेल्फ। तो ये एक खुद से आपस में, मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर है, तो ये खुद से अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी एक प्रॉपर ग्रुपिंग है, इनमें कोई इशू नहीं होगा। इसी तरीके से जब ग्रुप में भी ओवरलैप, बट देयर शुड बी अ फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल। कहते हैं ग्रुप्स ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप फ्यू ग्रुप बना। अब देखिए, हमने एक ग्रुप ये बनाया 4 का, उसके बाद ये 4 का बन सकता था, तो हमने ये भी बना दिया, ताकि ये 2 का भी बनाते, लेकिन 4 का बनाए तो हमारे पास मजीद सिंप्लीफाइड होगी। इसका जो इफेक्ट है वो आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर नजर आएगा। इसके बाद हमारे पास जो है आखिरी अगर 2 हैं और इधर से ये फर्स्ट 2 हैं, तो ये ग्रुप्स अक्सर में इस तरीके से बना होता है। ये ग्रुप भी हम बनाते हैं ताकि एक ही बड़ा ग्रुप बन जाए, 4 का बजाय इसके 2 के हम 2 अलग बनाए। तो ये असल में ये होता है हेड टू टेल रूल है, कि ये जो हेड है ये टेल से मिला हुआ, और जो टेल है ये हेड से मिला हुआ है, तो ये हेड टू टेल हमने एक ग्रुप बना दिए। तो ये भी एक ग्रुपिंग का मेथड है जो आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में समझ आई होगी। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कार्नफ मैप को। कार्नफ मैप को इंट्रोड्यूस किसने किया, कार्नफ मैप कहाँ पर यूज हो रहा है, हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, और हम इसको आगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में अगले आने वाला जो पूरा लेक्चर नंबर आपका वीक नंबर 10 है और 11 है, जो हमारा समर वेकेशन के बाद शुरू होगा, उसमें हमने इसी को डिस्कस करना है। सो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कार्नफ मैप को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कार्नफ मैप बनाने का तरीका आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने कार्नफ मैप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के लिए हाउ टू डिजाइन अ कार्नफ मैप फॉर 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स, इसको डिस्कस किया। एंड देन हम लोगों ने कार्नफ मैप के अंदर लूपिंग किस तरह होती है उसको डिस्कस किया, कि हमारे पास लूप जो है वो 2, 4, 8, 16 की लूप बनती है, इसके अलावा और कोई लूप नहीं बनती है। और अगर कोई
लूप ना बन रही हो तो 1 भी एक ग्रुप कहलाता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन कोई इशू हो आप मुझसे पूछ लें। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था बिफोर समर वेकेशन। तो अगर आपने इसको सारे जो है इससे पहले जो पिछले 4 लेक्चर्स हैं उनको आप पढ़ लें तो आपको ये लेक्चर बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई इशू कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।